So, hi students, welcome to your first class of chapter number 3, that is LPG Policies, which is basically talking about the liberalization, privatization and globalization policies. So, अभी हमने पिछले दो चैप्टर्स में क्या क्या किया था. फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी थी कि इंडियन इकोनॉमी का स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल क्या था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, हमने डेमोग्राफिक सेक्टर की बात करी, ऑक्यूपेशनल सेक्टर की बात करी. उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर में बात करी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, दैट इज फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो हो रही थी. कि गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर्स प्लान्स लेके आई, जिसमें उन्होंने ग्रोथ की बात करी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी की बात करी. फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो रिफॉर्म्स आए थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी हुआ, लैंड सीलिंग की पॉलिसी लाई गई. फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी थी कि कैसे HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन जो था, इट वाज अ बूस्ट टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी. फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे ग्रो हो रहा था. अब आज जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे फ्रॉम द ईयर 1991, कि अभी तक हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हो रहा था. फिर हमने बात करा पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ. अब हम बात कर रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद 40 ईयर्स भी हो गए. अब 1990 पे इंडिया का स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या था और गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स दिए थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया. तो हमारा बेसिक जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं इस चैप्टर के. हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, कि हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर. सो टिल नाउ वी हैव स्टार्टेड द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द कंडीशन फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990. So we know that India followed a mixed economic system by combining the advantages of the market economic system, that is the capitalist economy, and द सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ में वर्क कर रहे थे. हमारी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी थी जिसे हम कहते थे मिक्स्ड इकोनॉमी. बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड. इवन तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी थी जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में फंक्शन करने चाहिए थे, बट जो हमारा पब्लिक सेक्टर था इट वाज डोमिनेटिंग द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का रोल, प्राइवेट सेक्टर के फंक्शंस बहुत ही कम होते जा रहे थे. सो द डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस रूल्स एंड लॉज विच हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि सिंस मेजर ऑपरेशंस, मेजर सेक्टर्स जो है वो पब्लिक सेक्टर ही कवर कर रहा था, सो इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस आ गई थी हमारी इकोनॉमी पे. बट पब्लिक सेक्टर की वजह से हमारे सेक्टर्स जो थे वो बहुत प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे थे, बहुत प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहे थे. तो इसीलिए गवर्नमेंट हैड कम अप विद द पॉलिसी नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो हम हमारे सेम फॉर्मेट पे, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, उस पे आते हैं. एंड हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कस करते हैं, व्हाई वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. कि इंडिया में ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस पर्पस के लिए आए. सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी मिजरेबल. इवन दो द गवर्नमेंट हैड कम अप विद द 5-year प्लान, जिसमें उन्होंने ग्रोथ की बात भी करी थी, मॉडर्नाइजेशन की बात भी करी थी, बट स्टिल जो इंडियन इकोनॉमी का स्टेट था इन द ईयर 1991, दैट वाज वेरी मिजरेबल. द इकोनॉमी वाज नॉट ग्रोइंग at a rate at which it had to grow. So this was due to a number of reasons which aroused, which basically आप इसको कर सकते हैं, arised भी कर सकते हैं अगर आपको word difficult लग रहा है, the need for making major economic reforms in the country. So the reasons are, first, poor performance of the पब्लिक सेक्टर. सो ये क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी में थी रिफॉर्म्स 1991 की, वो क्यों लाई गई, उसके पीछे का रीजन क्या था. जब गवर्नमेंट बना रही थी 5-year प्लान, जब वो ग्रोथ की बात कर रही थी, जब वो इतने सारे मेजर्स और इतने सारे स्टेप्स ले रही थी, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, तो अब हमें 1991 में ऐसे क्या ज़रूरत आ गई कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी पड़ी. तो सबसे पहला रीज़न क्या था, poor performance of the public sector. In the 40 years period, which is basically 1950 to 1990, the public
the public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. However, the overall performance of the public sector was very poor as huge losses were incurred by a good number of public sector. So basically 1990 the 1950 to 1990 तक पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था कि आप हमारी मेजर इकोनॉमी को डेवलप करो. उनके लिए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि कुछ 17 इंडस्ट्रीज, कुछ 17 सेक्टर्स उनके लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिए गए थे कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही असाइन होंगे, इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करेगा. तो पब्लिक सेक्टर को एक बहुत ही मेजर रोल दिया गया था जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस भी हो गया था. बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जो ओवरऑल फंक्शनिंग और रनिंग ऑफ ऑपरेशंस था बाय द पब्लिक सेक्टर, इट वाज नॉट कमिंग आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल. देयर वर ह्यूज लॉसेस दैट वर बीइंग इनकर्ड बाय द companies, by the industries that were being operated by the public sector. So the overall performance of the public sector was very poor as huge losses were incurred by a good number of public sector. तो सबसे पहला रीजन क्या था आपका? poor performance of the public sector. Second, deficit in the balance of payments. So deficit in the BOP, that is balance of payment, arises when the foreign payments for imports exceed the foreign receipts for एक्सपोर्ट. मतलब कि हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो हमारे एक्सपोर्ट से एक्सीड हो रहे थे. जब हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं मतलब हम फॉरेन को पे कर रहे हैं, हम कोई बाहर की कंट्री को पे कर रहे हैं, तो यानी हमारी लायबिलिटी विच इज अ पेमेंट टू द फॉरेन कंट्री इज इंक्रीजिंग. सो वी नीड टू पे मोर मनी. बट हमारे जो रिसीट्स थी दैट इज फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब हम गुड्स बाहर देते हैं जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं. सो हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम थे. तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो लायबिलिटी थी यानी हमारी पेमेंट की लायबिलिटी एक्सीड होती गई और जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो जो है उसके हिसाब से कम होते गए. सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स टू बी गिवन बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड रिसीट्स टू बी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट. सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. सो ये जो डिफरेंस होता था इसी कहते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब हमें ज्यादा देना है और हमें कम रिसीव करना है, तो डिफरेंस जो हो गया वो हमारी लायबिलिटी हो गया. सो डेफिसिट इन बीओपी अराइजेस व्हेन द फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड द फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. ये मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस इज बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि डेफिसिट इन बीओपी होता क्या है. आपको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो यू मे और मे नॉट राइट दिस डेफिनेशन ऑफ डेफिसिट ऑफ बीओपी. So even after imposing heavy tariffs and fixing the quotas, there was a sharp rise in the imports. हमने last class में पढ़ा था कि government had basically introduced various tariffs and quotas in terms of import कि भाई इतने एक limit fix कर दी गई थी कि उसके beyond import नहीं हो सकता था. So even after imposing heavy tariffs and fixing quotas, there was a sharp rise in imports. On the other hand, there was slow growth of exports due to low quality and high prices of the Indian goods in the international market. It led to a deficit of BOP. So even though government ने बहुत tariffs और quotas impose करे थे, उन्होंने basically import पे duties तक बढ़ा दी थी और एक limit भी fix कर दी थी import की, but still हमारा import जो था वो बढ़ता जा रहा था और जो हमारा export था वो बहुत ही लेस ग्रोइंग रेट पे था. क्यों? इसके दो रीजन थे कि हमारे गुड्स जो थे वो लो क्वालिटी के थे एंड हायर प्राइसेस के थे. इसका रीजन ये भी हो सकता है कि प्रोबेबली हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतनी एक्सटेंट से ग्रो ही ना हो रहा हो. तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ओवरऑल हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते गए और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन होते रहे या वो उसी कॉन्स्टेंट रेट पे रहे एंड जिसकी वजह से हमारा एक डेफिसिट क्रिएट हो गया बिटवीन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट. सो पहला पॉइंट क्या था? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. सेकेंड पॉइंट क्या था? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो इधर मैं एक सेकेंड के लिए रुकूंगी और मैं आपको एक एग्जाम टिप दूंगी. आप क्या करिएगा, अब जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हैं सुबह, आपको रिवाइज करना है, आप पूरा क्वेश्चन आंसर रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिविजन नहीं होगी. आपने जितना इन डिटेल इन डेप्थ उसको पढ़ना था, रटना था, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आपको एक पर पॉइंट्स का ओवरव्यू लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने हैं ताकि आपको जो हेडिंग्स हैं एटलीस्ट वो याद हो. तो आप इन हेडिंग्स को एक शीट पे जब हम कोई भी क्लास कंप्लीट करते हैं
हैं या हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप एक अलग छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लीजिए और सिर्फ क्वेश्चन लिखो और सिर्फ हेडिंग लिखते जाओ कि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हेडिंग है एंड आप अंदर का कंटेंट जो है ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो आप अंदर का कंटेंट उस टाइम फ्रेम कर पाओगे। बट अगर आप हेडिंग भूल गए तो आप कंटेंट भी नहीं फ्रेम कर पाओगे। तो एक नोटबुक लेना, क्वेश्चंस को लिखना और उसके नीचे सिर्फ हेडिंग्स, नथिंग मोर देन दी हेडिंग, सिर्फ हेडिंग, और कई में जिनमें हेडिंग्स नहीं होती सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाओ। ठीक है, तो अब हमारे थर्ड पॉइंट पे हम कंटिन्यू करते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। There was consistent rise in the general price levels in the economy due to increase in the money supply and shortage of essential goods. So अब basically क्या हो रहा था कि inflation जो थी वो increase होती जा रही थी कि goods का shortage था but उतना supply नहीं था, जिसकी वजह से prices जो थे वो rise होते जा रहे थे। So बहुत ज़्यादा inflationary pressure आ गया था economy पे। तो पहला point क्या था, poor performance of the public sector, second point क्या था, deficit in BOP, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो इन द ईयर 1991 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट लेवल. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than the weeks and to pay the interest that needs to be paid to the international markets. अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी हद तक गिर गया था कि हमारे जो इम्पोर्ट्स भी थे वो भी हमें सारे फाइनेंस करवाने पड़ रहे थे और जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा था वो हम इंटरनेशनल फंड से, इंटरनेशनल बॉडी से लोन ले रहे थे और हम उन लोन पे जो था इंटरेस्ट पे आउट कर रहे थे। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत फॉल डाउन हो गए एंड वी हैड टू गो टू द इंटरनेशनल बॉडीज टू टेक लोन्स एंड हमें ये लोन्स पे इंटरेस्ट भी बहुत हेफ्टी अमाउंट के पे करने पड़ रहे थे। उसके बाद ह्यूज बर्डन ऑफ डेट. So the expenditure of the government was much higher than the revenue. इतना revenue generate नहीं हो रहा था जितना हम expenditure कर देते थे. As a result, government had to borrow money from banks, public and from other international financial institutions. Since हमारा expenditure बढ़ रहा था, हमारा revenue उतना था नहीं, so we had to make borrowings. ये borrowings हम bank और international body से करते थे. Sixth point, inefficient management. The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy. The government was not able to generate sufficient revenue from the internal source such as taxation, running of public sector, and the government began to exceed its revenue by such large margin that it became unsustainable. तो गवर्नमेंट जो था उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसकी एफिशिएंसी ही नहीं निकल रही थी. जो इंटरनल सोर्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ सम टैक्स और इन टर्म्स ऑफ सम अदर कलेक्शंस, वो प्रॉपरली हो नहीं रहा था, उसको कोई प्रॉपरली मॉनिटर ही नहीं कर रहा था, तो टैक्सेशन कलेक्ट ही नहीं हो रहा था. सेकेंड क्या हो रहा था कि हमारी रेवेन्यू तो कुछ था नहीं बट फिर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज होता जा रहा था जिसकी वजह से एक डेफिसिट क्रिएट होता जा रहा था. जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही अनस्टेबल सी हो गई थी. सो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ ही क्यों रहे थे. सबसे पहले हमारा था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेकेंड हमारा क्या था, डेफिसिट ऑफ बीओपी, थर्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फोर्थ फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, fifth huge pressure, huge burden of debts, and sixth inefficient government working. तो इसमें हमारा ओवरऑल क्रक्स जो लास्ट 2-3 पॉइंट्स का है वो तो ये है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स थे दे वर इंक्रीजिंग, दे वर मोर देन द रेवेन्यूज एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैड टू मेक बोरोइंग्स, और अगर हमने बोरोइंग्स करी है तो हमें उन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे हमारे रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. आप सिर्फ पॉइंटर्स अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा चैप्टर के एंड पे या क्लास के एंड पे. प्रेफरेबल है क्लास के एंड पे लिख लो, उनको याद करो और बिना देखे सिर्फ हेडिंग्स लिखते जाओ. इससे आपको लर्न भी हो जाएगा एंड आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज इन एक्सचेंज ऑफ अवेलिंग लोन्स. तो पहले हम इसका नोट पढ़ लेते हैं
जो कहता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज होती कौन सी है, व्हाट आर वी रेफरिंग टू व्हेन वी आर सेइंग इंटरनेशनल एजेंसीज. सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे अब वर्ल्ड बैंक कहते हैं, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो ये हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज थी. कौन सी दो? बेसिकली फर्स्ट वन बीइंग द वर्ल्ड बैंक एंड सेकंड वन बीइंग द IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, एजेंसीज की इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशन थी इन एक्सचेंज फॉर अवेलिंग द लोन. इंडिया इनसे लोन ले रहा था, तो उसके रिटर्न में इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? For availing the loan, the international agencies expected India to liberalize and open up the economy. अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी, अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए थे. बेसिकली उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए थे, कोटास लगा दिए थे. गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो था वो बढ़ता गया था कि गवर्नमेंट सेक्टर की डोमिनेंस ओवर द इंडस्ट्रीज जो थी ज़्यादा थी. लाइसेंसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी. ये आपने पिछले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन करना होता था तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज इम्पोज कर दी थी. सो इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कहती थी? वो कह रही थी कि वी आर गिविंग यू लोन, but in return we expect India to liberalize, we expect India to ease out its restriction, कि वो ये restrictions को हटाएं, उनको थोड़ा ease out करें और अपनी इकोनॉमी को, वर्ल्ड को ओपन अप करें. बिकॉज अब 40 years हो गए थे कि इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर ही जा रहा था. कब तक वो इन डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करता? बिकॉज इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो इंडिया लॉस सफर कर रहा था वो बहुत ही इंडियन इकोनॉमी को अनसस्टेनेबल बना रहा था. सो पहला वो कहते हैं रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, कि जो आपने प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग, इन टर्म्स कि आपने कुछ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रख दी कि उन्हें सिर्फ पब्लिक सेक्टर मॉनिटर कर सकते हैं या उनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटर कर सकते हैं. प्लीज लिबरलाइज देम, प्लीज रिमूव दोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. सेकेंड उन्होंने कहा था रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज. अगेन द सेम पॉइंट कि गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट की डोमिनेंस को रिड्यूस करो. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दे हैड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टुगेदर. बट इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से टर्न आउट कर रही थी वो ये हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा था. तो पहला वो कह रहे थे रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर. सेकेंड वो कह रहे थे रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज. एंड थर्ड दे वर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, कि जो भी आप ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिमूव देम अप. कि 40 years तक यू हैव बीन प्रोटेक्टिंग योर डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इट इज नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू. सो नाउ रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन एंड लेट देम फेस द कॉम्पिटिशन. So India had agreed to the condition and announced the new economic policies. So India had basically agreed that we will give more liberty to the private sector, we will reduce down the role of the public sector, and we would open up the trade policy also. So ये क्वेश्चन का आगे का रेफरेंस अभी बाद में आएगा कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द WTO की हम इन डिटेल बात आगे करेंगे. सो अभी आप बस ये देख लीजिए कि दैट 164 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द WTO. ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है. सो कई क्वेश्चन के आगे मैंने आपको मार्क्स भी लिख के दिए हैं कि ये 1 मार्कर में आ सकता है या ये 4 में आ सकता है या ये 6 में आ सकता है. जिनके आगे मैंने मार्क्स नहीं लिख के दिए उसका मतलब ये है कि मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया है एंड इनमें से आपको 4 मार्कर भी पूछ सकते हैं या 6 मार्कर भी पूछ सकते हैं. So when was the new economic policy announced? New economic policy आई कब थी? बहुत सिंपल, 1991 में, क्योंकि 1990 तक तो इंडिया का वही स्टेट था जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा. अब जब इंडिया का वो स्टेट आ गया था तो उसको 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी पड़ी. सो अगेन दिस इज अ 1 मार्कर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, briefly discuss the 2 kind of measures in which the new economic policy can be classified. तो अब हमारे आप क्वेश्चंस भी देखेंगे बहुत फ्लो में जाते हैं. पहले हम बात करते हैं कि रीजन क्यों आया, फिर हमने बात करी कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई ही किसकी वजह से थी. उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यू पॉलिसीज कौन से ईयर में आई थी. अब हम पढ़ रहे हैं कि इनके
स्टेजेस क्या थे, इनके टू काइंड्स क्या थे. सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप दो काइंड में डिवाइड कर सकते हैं. पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड सेकेंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या बात करते हैं, दे रेफर टू द शॉर्ट टर्म मेजर्स which aim at correcting the weakness of the balance of payments by maintaining sufficient foreign exchange reserves, and second controlling the inflation by keeping the rising prices under control. तो पहला measure stabilizing measure, stabilize मतलब उसको neutralize करना कि जो हमारा balance of payment बहुत ज़्यादा increase हो गया था, जो हमारे inflationary pressures बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनको उसको bring down लाना था. They had to neutralize it. So first correcting the weakness of the balance of payment and second controlling the inflation measures. So ये हमारे कौन से थे, stabilizing measures. Next structural reforms, they refer to the long term measures. Stabilizing measures कौन से थे, short term. उसमें दो कौन से आ रहे थे, BOP और दूसरा inflation. अब हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स आ रहे हैं, ये हमारे कौन से हैं, लॉन्ग टर्म. इसमें क्या क्या आ रहा है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडनेस इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या बात कर रहा था कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. सिंस ये इंडियन इकोनॉमी एज अ होल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मतलब ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे. पहला क्या था, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की फंक्शनिंग, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रनिंग, उसके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाना. दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस, यानी डोमेस्टिक मार्केट्स को अब एक्सपोज करो इंटरनेशनल मार्केट्स में. सो इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडनेस, that is by removing the various restrictions, tariffs, quotas that were being imposed. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो. ये आपके स्टेबलाइजिंग मेजर्स हैं विद द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो हियर. एंड सेकंड आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं. ओके, सो नाउ मूविंग डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब हमने बात करी, पहले क्या क्या बात कर ली हमने कि पॉलिसीज आई क्यों, रीजंस क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के, इंटरनेशनल एजेंसीज ने क्या कंडीशंस इंपोज करी थी और इंडियन इकोनॉमी में उन कंडीशंस को मान लिया था. सिंस उन कंडीशंस को मान लिया था तो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई इन द ईयर 1991 में. ये पॉलिसीज दो तरह की थी, एक स्टेबलाइजिंग पॉलिसीज और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. अब हम बात कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के थ्री प्रिंसिपल फीचर क्या थे. So the government had initiated a variety of policies which fall under three heads. कौन से, पहला liberalization, privatization and globalization. So पहला हमारा है liberalization, that is removal of entry and growth restriction on the private sector. ये बहुत ही मैंने आपको ब्रीफ में दे दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम बात क्या करने वाले हैं आगे. दूसरा प्राइवेटाइजेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. और थर्ड हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. सो इन ब्रीफ, first one being liberalization, that is removing the entry and the growth restriction on the private sector. private sector को liberalize करो, उसको freedom दो. second one privatization, मतलब from public sector to private sector, that is transfer of ownership, control and management from the public sector to the private sector. and third globalization, मतलब globe, मतलब overall world, that is integrating the national economy with the वर्ल्ड इकोनॉमी. तो तीन इकोनॉमिक पॉलिसीज के प्रिंसिपल सबसे कौन सा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो दीज आर इन शॉर्ट नोन एज द एलपीजी पॉलिसीज. So continuing with the same, liberalization, privatization and globalization or LPG are the supporting pillars on which the structure of the new economic policy of our government has been erected and implemented since 1991. तो ये हमारे तीन important pillars थे of the new economic policy. आप इसको यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन करो. 7th क्वेश्चन भी आप एक बार नोट डाउन करो. तो ठीक है, हमने अभी पढ़े कि कौन से तीन पिलर्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन.
Coming down to the next question, what do you understand by liberalization? What was the purpose of liberalization? अब हम इन 3 पिलर्स को एक एक करके स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहला पिलर कौन सा पढ़े हम? L, that is liberalization. So liberalization means removal of entry and growth restrictions on the प्राइवेट सेक्टर. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ आपको याद आ रहा है, हमने पढ़ा था स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, जिसमें वो डिफाइन करते थे कि स्केड्यूल ए में गवर्नमेंट कंपनीज के, गवर्नमेंट के लिए इम्पोज है, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज पे उनका राइट है सिर्फ. बी में हमने प्रॉब्ली पढ़ा था कि इसमें सिर्फ प्राइवेट का है, और सी में हमने पढ़ा था कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का है. तो ये हमने ABC पढ़े थे. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है हम उनको ज्यादा रोल देना चाहते हैं. वी वांट टू गिव देम मोर फ्रीडम टू एक्सप्लोर आउट इन द इंडस्ट्री. सो इट मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. It involves deregulation and reduction of government control and greater autonomy. Autonomy means what? Greater freedom. आप लिख सकते हैं, अगर आपको word autonomy याद करने में difficult हो रहा है तो greater freedom of the private investments to make economy more competitive. मतलब कि वो अब जो है deregularize कर रहे हैं and वो reduction of the role of government sector कर रहे हैं. जो government sector के पास reserve थी industries, अब उन पे government sector का role थोड़ा कम करके वो उसको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं. सो अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन commercial lines. So the process of liberalization was to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector and multinational corporations to invest and expand. अब वो encourage कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को और जो भी MNCs थी, जो बाहर की कंपनीज थी, to come up and explore the Indian economy. So to unlock the economic potential of country by encouraging private sectors and the multinational companies to invest in India and to expand their operations. Second, to introduce much more competition in the economy and creating incentive for increasing efficiency of operations. कि अब वो मार्केट में कंपटीशन लाना चाहते थे ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट्स थी, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, दे हैड बिकम लेड बैक. उन्हें ये था कि इंडियन इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोटास इम्पोज कर दिए गए हैं, तो अब सिर्फ हमारी ही चलेगी इकोनॉमी में, बाहर के प्रोडक्ट आ नहीं सकते, तो यानी लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही लेंगे. सो दे हैड बिकम लेड बैक. तो अब क्या कर रहे थे गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से? दे वर इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्पिटिशन एंड दे वर गिविंग इंसेंटिव for increasing the efficiency. So liberalization का basic purpose क्या था? For the removal of barriers which were imposed on the entry and the growth of the private sector. वो चाहते थे कि MNCs और जो private sector आए, they should explore out the Indian economy and increase and expand their operations in India. और second उन्होंने क्या कहा था कि we want to increase the competitiveness in the market. So this is what is the मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन. एंड लिबरलाइजेशन के 2 पर्पस हमने ये यहाँ पे पढ़े. तो आप इसको पॉज करो एंड जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट. ठीक है, ये लिबरलाइजेशन पे बहुत बेसिक क्वेश्चन था. प्रॉबेबली वो आपको एक 3 मार्कर में पूछ ले व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन. तो पूरी कहानियां मत लिखना, गिव देम ब्रीफ 2 points. Like begin with the definition and then give them the purpose. Next question, name the economic reforms taken by the government under liberalization. Liberalization में गवर्नमेंट ने कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए? अब जहाँ पे क्वेश्चन आया नेम, तो सिर्फ आपको वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेंशन करने हैं. अगर क्वेश्चन आता है स्टेट और डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, तो आपको उनका डिटेल लिखना होता है. जब नेम आए तो मतलब सिर्फ वो reforms लिखो. So the economic reforms taken by the government under liberalization include the following. First one being the industrial sector reforms, second one financial sector reforms, third being tax reforms, then foreign exchange reforms, and the fifth one being trade and investment policy reforms. तो liberalization हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा LPG, हम L की बात कर रहे हैं यानी लिबरलाइजेशन की. उसमें हम बात कर रहे हैं आगे 5 एलिमेंट्स की, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स,
फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आप इसका एक छोटा सा टेबल भी बना सकते हो ताकि आपको ओवरऑल चैप्टर का ब्रीफ मिल जाए। तो अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। सो डिस्कस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आपका 6 मार्क में आ सकता है जिसमें वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। सो द वेरियस मेजर्स अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैड कम अप विद दिस लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसमें द प्राइवेट सेक्टर हैड टू ऑब्टेन द लाइसेंस to venture out in a new product or to expand or diversify the existing production also. So the new policy abolished industrial licensing for all projects except for a few like liquor, defense, equipment and industrial explosives etc. तो अब उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो प्रैक्टिस हो रही थी उसको अबॉलिश कर दिया एक्सेप्ट कुछ सेक्टर्स में जो कि इंडियन सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस, इक्विपमेंट या फिर लिकर या एक्सप्लोसिव्स। सिर्फ इनमें लाइसेंसिंग की पॉलिसी अभी तक एप्लीकेबल थी, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो थे उनमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अब प्रोहिबिट हो गया था। सो नो लाइसेंसिंग वाज नीडेड टू सेट अप अ न्यू यूनिट or to expand or diversify the existing line of manufacture. So now no licensing was needed to set up a new unit or to diversify or expand the existing line of business. So first one being the reduction of industrial licensing, जिसमें पहला point आप लिखोगे कि now the industrial licensing was abolished except for in a few sectors like the liquor or defense or security equipments or explosives. Second वाला आप लिखोगे now the license is not required for expanding or diversifying production or to set up a new unit. सेकेंड पॉइंट इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आता है, डिक्रीज इन रोल ऑफ public sector. One of the striking feature was the substantive reduction in the role of public sector in the फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि बेसिक पर्पस क्या हो रहा था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को डिक्रीज करो, क्योंकि उससे कोई एफिशिएंसी ही नहीं आ रही थी, उससे कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा था। सो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर वाज सब्सटेंसिव रिडक्शन इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड for the public sector reduced from 17 to just 3. हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी, हमारा शेड्यूल ए जो था वो इंडस्ट्रीज को रिजर्व करता था जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर की थी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने की वजह से क्या हो गया, लिबरलाइजेशन के अंदर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट व्हिच टॉक्स अबाउट रिडक्शन इन द इंडस्ट्रीज दैट वर रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो पहले ये इंडस्ट्री 17 होती थी, बट पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ये 3 पे आ गई थी। ये कौन सी 3 इंडस्ट्रीज थी? फर्स्ट वन बीइंग डिफेंस, सेकंड वन एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड थर्ड रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो इसके अलावा बाकी सारी जो इंडस्ट्री थी अब वो, यानी बाकी 14 इंडस्ट्री अब वो प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन अप हो गई थी। Third point, de-reservation under the small scale industry. So many goods produced by the small scale industries have now been de-reserved. तो लास्ट चैप्टर में फिर से हमने बात करी थी, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो लास्ट चैप्टर में हमने बात करी कि ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी इम्पोज कर दी है टू प्रोबेबली प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक मार्केट्स। अब गवर्नमेंट वो सारी पॉलिसीज को, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज आउट कर रही थी। इट वांटेड टू मेक द इकोनॉमी मोर कंपेटिटिव एंड मोर एफिशिएंट। तो जो सारी उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी पिछले चैप्टर में हमें फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990, वो सारी प्रोटेक्शंस अब रिमूव ऑफ हो रही थी। So many goods produced by the small scale industries have now been de-reserved, यानी अब वो सिर्फ उनके लिए नहीं रह गए। So the investment ceiling on plant and machinery for small scale undertaking enhanced to 1 crore. In many industries, the market was allowed to determine the prices through the forces of market, that is the forces of demand and supply. अब ऐसा कुछ नहीं था कि स्मॉल स्केल से खरीदने पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पे करना ही होगा। नाउ द प्राइसेस वर डिटरमिन्ड एज पर द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर आपका सेकेंड चैप्टर आपने बहुत स्ट्रांगली किया हुआ है तो थर्ड चैप्टर इज गोना बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आप बेसिकली उन पॉलिसीज को रिवर्स करते जा रहे हैं।
इसमें हमारा फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल में, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, दैट इज द MRTP एक्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन and expansion scheme. The requirement for large companies to seek prior approval for expansion, establishment of new undertaking, mergers, amalgamations were all eliminated. पहले कोई भी merger expansion के लिए और amalgamation और demerger के लिए और expansion के लिए you had to take government permission, but अब ये सारी चीजें जो थी वो eliminate हो गई थी. तो industrial sector में हमने क्या क्या बात करी, हमारे पहला रिफॉर्म कौन सा था, पहला हमने बात करा रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेकेंड हमने बात करी डिक्रीज इन रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, थर्ड हमने बात करी डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और फोर्थ हमने बात करी MRTP एक्ट की. अब हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमने अब लिबरलाइजेशन के पहला रिफॉर्म जो कि था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म उसको कवर कर लिया. अब हम लिबरलाइजेशन के ही सेकंड रिफॉर्म को कवर कर रहे हैं विच बेसिकली इज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे. सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन like commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange markets. तो ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आते थे. कौन सा, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. अब फाइनेंशियल सेक्टर को कौन कंट्रोल करता था, RBI. वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक है. सो द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर आर चेंज इन द रोल ऑफ RBI. सो सबसे पहला रिफॉर्म क्या था कि RBI जो पहले रेगुलेटर होता था, जो सब कुछ कंट्रोल करता था, अब वो एक फैसिलिटेटर बन गया था. सो द रोल ऑफ RBI वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर to a facilitator of the financial sector. As a result, the financial sector was allowed to take decisions on many matters without the consulting of RBI. तो पहले क्या होता था कि RBI का बहुत मेजर रोल प्ले होता था. जो भी इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को स्टेप्स लेने होते थे वो RBI की परमिशन के बाद ही लेने होते थे. बट अब RBI का रोल फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर रिड्यूस हो गया था. तो आप यहाँ पे कीवर्ड अपना लिख दो, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ताकि आपको ये पढ़ के ही याद आ जाए. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के डिसीजंस थे नाउ दे कुड बी टेकन इवन विदाउट द परमिशन ऑफ RBI. ऑब्वियसली जो मेजर डिसीजंस होंगे वो RBI की परमिशन से ही होंगे, बट फॉर पेटी डिसीजंस, फॉर स्मॉल डिसीजंस नाउ RBI परमिशन वाज नॉट नीडेड. सेकेंड, origin of the private banks. The reform policies led to the establishment of the private sector banks, इंडियन एज वेल एज द फॉरेन बैंक्स. तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये नहीं कि सिर्फ इंडियन बैंक्स, आपके फॉरेन बैंक्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन बैंक्स लाइक ICICI एंड फॉरेन बैंक्स लाइक HSBC इंक्रीज द कॉम्पिटिशन एंड बेनिफिटेड द कंज्यूमर थ्रू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सिंस अब इंडियन बैंक्स भी आ गए, फॉरेन बैंक्स भी आ गए, सो देयर वाज एन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री कि कौन सा बैंक कंज्यूमर को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा फॉर डिपॉजिट्स, या कौन सा बैंक कंज्यूमर को लोन देगा एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो कंपटीशन था इससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको जा रहा था, कंज्यूमर को. सो सेकंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक. फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिडक्शन इन द रोल ऑफ RBI. सेकंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक. थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. So the limit of the foreign investment in banks was raised to around 51%. The foreign institutional investors such as the merchant bankers or mutual funds or pension funds were now allowed to invest in the Indian financial markets. पहले इन पे ये restriction imposed था that they were not allowed to invest, but अब ये restrictions जो थी सारी remove off कर रहे थे and वो कह रहे थे कि जो financial institutions जो हैं FIIs like merchant bankers or mutual funds or pension funds, now they are also allowed to invest in the Indian economy, and the limit of the foreign investment in banks had increased to what, 51%. Fourth point, ease in the expansion process. Banks were given freedom to set up new branches after fulfillment of certain conditions without the approval of RBI.
सो इसमें क्या हो रहा था कि बैंक्स नाउ दे वर अलाउड टू सेट अप देयर ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस वर अलाउड टू सेट अप विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। तो उन्हें सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती थी, बट उन्हें वो जो टीडियस और कम्बरसम प्रोसेसेस होते थे उससे जाना नहीं पड़ता था। तो हमने अब इसमें क्या बात करी, फाइनेंशियल सेक्टर में पहला, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, second point, origin of the private banks, third point, increase in the limit of foreign investment which increased to what, 51%, and the fourth point, ease in expansion project। तो हमने आज की क्लास में पहली पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन, उसकी फर्दर सब पॉलिसी दैट इज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी की 3 पेंडिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो आज की क्लास आप घर जाके रिवाइज करिएगा, और जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि सिर्फ की पॉइंट्स एक सेपरेट नोटबुक पे लिखो, वो इस पर्टिकुलर क्लास के प्लीज लिख लेना। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।